जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका आपके YouTube परिवार पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला वायुसेना केंद्र स्थापित किया गया आपका चंडीगढ़ में। कहाँ स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। तो भाई चंडीगढ़ में आपको पता ही है कि ये पंजाब प्लस हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। और ये कौन से हैं भाई? ध्यान रखना, ये 27वें नंबर के हमारे अध्यक्ष हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना अगर पूछता है तो आप कहोगे 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष। तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? प्रथम भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रथम भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं सुब्रतो मुखर्जी। ये हमारे प्रथम वायुसेना भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष रहे सुब्रतो मुखर्जी। तो ध्यान रखना, ये कब थे रहे हमारे? ये हुए थे हमारे 1 अप्रैल को। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1954 में। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहे वायुसेना अध्यक्ष? विवेक राम चौधरी, जो 27वें हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, स्थापना 1932 में। भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अब प्रश्न ये बनता है कि इसका पूर्व नाम क्या था? ठीक है, अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि इसका पूर्व नाम क्या था। तो ध्यान रखना, इसका पूर्व नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और रॉयल शब्द को हटा दिया गया 1950 में और अब इसका नाम है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो भाई, ये हमारी भारतीय वायुसेना की पताका, हमारे भारतीय वायुसेना की का लोगो। और नेक्स्ट चलते हैं, ये हैं हमारे कौन? अभी हमने पढ़ा कौन भाई? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। ठीक है भाई, देखो ये हमारे विवेक राम चौधरी हैं और ये हैं प्रथम भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष। कौन? सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अब ये कौन है भाई? तो ध्यान रखना, ये एक महान हस्ती है। इनके विषय में भी आपको इसी प्रश्न से याद रखना है कि भाई 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ये ध्यान रखना, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष रहे। ठीक है, भारतीय वायुसेना के
अध्यक्ष रहे, तो ध्यान रखना ये हमारे एयर चीफ मार्शल रहे अर्जन सिंह। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हस्ती है आपके लिए, इनकी बहुत ये भारत पाकिस्तान युद्ध में इनकी अहम भूमिका रही और इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो आपको याद रखनी है। उस समय ये एयर चीफ मार्शल रहे 1965 में, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब इनकी उपलब्धियां क्या हैं? तो इनकी उपलब्धियां हैं, ये रिटायरमेंट के बाद कीनिया में भारतीय उच्चायुक्त रहे, और ये इनकी दूसरी जो उपलब्धि, ये थी इनकी पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि जो है इनकी, ये दिल्ली में भाई एलजी भी रहे। तीसरी उपलब्धि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी रहे। और चौथी उपलब्धि क्या रही इनकी? तो ध्यान रखना, ये पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया, पद्मश्री से। और पांचवी उपलब्धि इनकी क्या रही? तो ध्यान रखना बच्चों, पांचवी उपलब्धि ये रही कि भाई 2016 में पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया अर्जन सिंह एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, तो ये इनकी ये भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो भाई बड़ा अच्छा प्रश्न है। आखिर एशिया कप होते होते हो ही गया। अब आप बोलोगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो भाई ये मतलब होना तो था ये श्रीलंका में, लेकिन ये श्रीलंका इसको करा नहीं पाया क्योंकि वित्तीय आपात के कारण, और तो देशों से बोला जा रहा था कि भाई आप करा लो, तो ये आखिरकार हो ही गए। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, का खिताब किस देश ने जीता? तो ये कहाँ पर हो ही गए थे भाई? तो ध्यान रखना, यूएई में आखिरकार ये करवा दिए गए। और किसके द्वारा करवाया, और आखिरकार किसने करवाए? भाई एसीसी ने ही कराए। ठीक है, तो आओ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये श्रीलंका ने जीता। ठीक है, शुरुआत किस वर्ष हुई थी इसकी? तो प्रश्न बनता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में, शुरुआत 1984 में, और पहला संस्करण हुआ। ठीक है ना, पहला संस्करण, तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ। ठीक है, यूएई में हुआ, और 3 टीमों ने हिस्सा लिया था भाई, 3 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब बात है संस्करण 2022 कौन सा संस्करण था? तो याद रखना भाई, ये 15वां संस्करण है। प्रारूप क्या है? T20। ठीक है, प्रारूप है T20 कराए गए। आयोजक कौन है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये ACC, ठीक है ना, एशिया क्रिकेट काउंसिलिंग ने कराए। ठीक है, स्थान अभी हमने कहा कहाँ हुए? तो यूएई में हुए। कहाँ हुए? यूएई में हुए। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो 6 टीमों ने हिस्सा लिया। ठीक है, 6 टीमों ने हिस्सा लिया, और कुल मैच कितने हुए? 13 हुए। उपविजेता कौन रहा? तो बता दोगे भाई, पाकिस्तान उपविजेता रहा। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो भाई ये हमारे भारत के शेर भुवनेश्वर ने लिए। ठीक है,
भुवनेश्वर ने लिए। कितने विकेट लिए? तो 11 विकेट लिए। सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो आप कहोगे मोहम्मद रिजवान ने। ठीक है, मोहम्मद रिजवान ने कितने बनाए? 281 रन बनाए। और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो मैन ऑफ द सीरीज रहा वानिंदु हसरंगा। वानिंदु हसरंगा मैन ऑफ द सीरीज रहे। ठीक है, और अगला संस्करण 2023 का कहाँ होगा? तो भाई पाकिस्तान में। और एसीसी का हेडक्वार्टर, तो याद रखना एसीसी का हेडक्वार्टर है वर्तमान में कोलंबो में। लेकिन जब सबसे पहले ये हुए थे, सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ था? तो यूएई में था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कोलंबो में। एसीसी का अध्यक्ष कौन है? तो आप सब लोगों को पता है कि एसीसी का अध्यक्ष है जय शाह। ठीक है, जय शाह। और किसके सुपुत्र हैं? आपको मालूम है अमित शाह के ये सुपुत्र हैं भाई। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जब 15 संस्करण हुए तो 15 संस्करण, ये 15वां संस्करण था, तो 15 जीते किसने? तो ये भी बात इम्पोर्टेंट बन जाती है जो आपको याद रखनी ही चाहिए। तो ध्यान रखना भाई, 7, 6, 2। तो 7 बार जीता किसने? भारत ने। ठीक है, 15 संस्करण हुए इसके। ठीक है ना, 15 संस्करण, 7 बार किसने जीता? भारत ने। 6 बार किसने? श्रीलंका ने। ठीक है, और 2 बार भाई किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है, तो देख लो भाई, हैं कश्मीर लेने की बात करते हैं और कप लिया नहीं जा रहा इनसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ प्रश्न? ध्यान रखना भाई, इतनी महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। जब भी ध्यान रखना, एक टीचर का भी प्रोत्साहन तभी बढ़ता है जब बच्चे उत्साह बढ़ाए टीचर का। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कौन है भाई? आप पहचान ही गए होंगे, ये हैं अपने जय शाह। ठीक है, ये हमारे जय शाह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित श्री शांति देवी जी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ध्यान रखना, वे समाज सेवा से संबंधित थी भाई। ठीक है, शांति देवी थी, वो समाज सेवा से संबंधित थी। किस राज्य से थी? तो आप कहोगे उड़ीसा से। ठीक है, योगदान क्या रहा? तो ध्यान रखना, इनका योगदान बड़ा अच्छा योगदान है कि भाई इन्होंने माओवादी क्षेत्रों में शांति बहाली का कार्य किया। शांति बहाली का कार्य किया। और दूसरा कार्य क्या किया? तो ध्यान रखना भाई, अपमानजनित समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया। उत्थान के लिए ये इन्होंने भाई कार्य किया। ठीक है भाई, अब अन्य विशेषता इनकी ये रही है भाई। अन्य विशेषता शांति देवी जी की ये रही है कि इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा तथा लड़कियों की शिक्षा और उनके पुनर्वास
के लिए आश्रम बनवाए भाई, आश्रम बनवाए। तो भाई ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आदिवासी क्षेत्रों की शिक्षा तथा उनकी लड़कियों की शिक्षा और उनके पुनर्विनाश के लिए, निवास के लिए उन्हें आश्रम बनवाए। अब प्रश्न बनता है कि भाई इनका निधन कब हुआ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि 2022 में बहुत सी महान हस्तियों का निधन हुआ, ठीक है, ये भी याद रखना। तो भाई इनका निधन हुआ 16 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ, ठीक है। अब ये पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। तो भाई याद रखना पद्मश्री इनको मिला 9 नवंबर 2021 को, ठीक है, 9 नवंबर 2021 को। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि 2022 में बहुत सी महान हस्तियों का निधन हुआ है, और ये आपको कोई भी एक प्रश्न आपको मिल सकता है, जो भी आप एग्जाम अब फिलहाल होने वाले हैं, तो कोई भी आपको प्रश्न मिल सकता है। जैसे यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि भाई लता जी का निधन कब हुआ, लता जी का निधन, ठीक है, तो ध्यान रखना लता जी का निधन। और एक तरफ आपके बिरजू महाराज का निधन, ठीक है, और एक तरफ आपके अनाथ बच्चों की माँ उपनाम से जाने जाने वाली सिंधु ताई का निधन, और पंडित रविशंकर, ठीक है, और इनको हम पढ़ चुके हैं अपनी करंट सीरीज में। तो आप इन्हें कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दोगे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना शांति देवी जी का निधन कब हुआ, 16 जनवरी को। पद्मश्री से कब सम्मानित किया, 9 जनवरी 2021 को। क्या थी ये, एक समाज सेविका थी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखो भाई, ये हमारे शांति देवी जी और ये हमारे नामनाथ कोविंद, ठीक है, इनको पद्मश्री से सम्मानित करते हुए। और आगे है ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको राम राम करते हुए भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस जगह किया। तो ध्यान रखना 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन हुआ आपके पुदुचेरी में, ठीक है। तो 25वां कहाँ हुआ, पुदुचेरी में, ठीक है। तो पुदुचेरी में 25वां हुआ है भाई। तो 24वां कहाँ हुआ था, तो बता दोगे, नई दिल्ली में, ठीक है। और 23वां कहाँ हुआ था, तो बता देना भाई, लखनऊ में। और 26वां कहाँ होगा, ठीक है, 26वां तो बता देना होगा, ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इतनी जानकारी, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई। तो 25वां युवा महोत्सव नरेंद्र मोदी ने, तो भाई पुदुचेरी में, ठीक है, पुदुचेरी में। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है किनकी जयंती पर, ठीक है। तो ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है, विवेकानंद जयंती पर। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 12 जनवरी को, ठीक है ना, इनकी जयंती पर, ठीक है भाई। और उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को उद्देश्य पता ही है कि युवाओं में जागरूकता पैदा करना, युवाओं में एकता की भावना, ठीक है, और सामाजिक चेतना का विकास करना, ठीक है, एकता की भावना और सामाजिक चेतना का विकास, ठीक है, सामाजिक चेतना की जागरूकता पैदा करना। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है।
तो भाई याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाने लगा? तो आप कह दोगे भाई 2000 से इसको मनाया जाने लगा। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष तो भाई 1900 युवा वर्ष कौन सा घोषित किया? 85 में। ठीक है, ध्यान रखना, 85 को युवा वर्ष घोषित कर दिया। और अन्य विशेषता क्या है इसकी? तो अन्य विशेषता में आप ये लिख देना, इसको कराता कौन है? तो वो कराता है युवा मंत्रालय, युवा मंत्रालय और प्लस खेल मंत्रालय। ठीक है ना, खेल मंत्रालय। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, इसको ये कराते हैं। तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की एक विशेषता और है भाई, ध्यान रखना, पुदुचेरी में 47,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। 47,000 युवाओं ने इसमें क्या लिया? हिस्सा लिया। ठीक है, तो प्रश्न याद हो गया, प्रश्न यही याद होने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीएम नरेंद्र मोदी ने 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुदुचेरी, कितने युवाओं ने भाग लिया? 47,000 युवाओं ने भाग लिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, आप सबको आता होगा, 5 सितंबर को। किसकी जयंती पर? तो आप बता दोगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर, राधा कृष्णन की जयंती पर। ठीक है, और प्रथम बार 1962 में इसको मनाया गया। ठीक है, प्रथम बार कब भाई? 1962 में। ठीक है, अब बारी आती है 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? बताओ भाई याद करके। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बारी है 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? प्रश्न बनता है, तो कह देना भाई राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 सितंबर को तुम्हें पता ही है शिक्षक दिवस। 24 जनवरी तो भाई ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखना मिल चुकी है। और ये कौन है भाई? हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में भारत का कौन सा स्थान? तो भाई ध्यान रखना भाई, 87वां भारत का स्थान है। ठीक है, कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो आप कहोगे 199 देशों ने। ठीक है, प्रथम स्थान किसका रहा? तो भाई भारत 87 पर पायदान पर रहा, और प्रथम स्थान रहा किसका? जापान का। ठीक है, प्रथम स्थान जापान का, ध्यान रखना भाई। अब बारी आती है भाई, मतलब प्रथम स्थान जापान का रहा, मतलब जापान का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट।
सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा भाई, ठीक है, जापान का। मतलब जापान 100, ध्यान रखना, 199 देशों में वो बिना वीजा के जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शुरुआत कब हुई इसकी, तो 2006 से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत हुई, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है इसका, तो ध्यान रखना इसका मुख्य कार्य है, यह है लोगों के आवागमन पर, ठीक है, आवागमन पर निगरानी रखता है, निगरानी रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, 87वें पायदान पर भारत, पहले पर है जापान, जापान का पासपोर्ट सबसे ताकतवर, ठीक है ना। तो जापान पहले नंबर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। और तीसरे नंबर पर है कौन, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। और भाई सबसे खराब पासपोर्ट, ठीक है, जिन्हें कोई बुलाना नहीं चाहता भाई, ठीक है, तो सबसे खराब पासपोर्ट, सबसे डाउन पासपोर्ट किसका रहा, तो सबसे जो निचले पायदान पर रहे वो कौन थे भाई, सबसे निचले पायदान पर रहे कौन, तो वे हैं आपके अफगानिस्तान, ठीक है ना, इराक का पासपोर्ट और सीरिया का पासपोर्ट, ठीक है ना, सीरिया का पासपोर्ट, ठीक है भाई। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, भारत 87वें स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, वर्ष 2022 में भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन युद्ध का अभ्यास संपन्न हुआ, तो धर्म गार्जियन का अभ्यास किसके साथ, तो भाई जापान के साथ, राइट आंसर होगा जापान, ठीक है। कहाँ पर हुआ, तो भाई बेलगांव हुआ, ठीक है, बेलगांव में हुआ। और शुरुआत कब हुई इसकी, तो आप कहोगे इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2018 से हुई, ठीक है। और ध्यान रखना ये भारत में ही हो रहे हैं अभ्यास सभी के सभी, ठीक है। अन्य विशेषता, तो अन्य विशेषता आप इसकी ये कहोगे कि आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों देशों की सेनाओं में आपसी तालमेल के लिए ये अभ्यास होता है, आपसी तालमेल के लिए ठीक है। तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, ठीक है, तो भारत और जापान के बीच, ठीक है भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2022 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 47वीं बैठक आयोजित कहाँ की गई, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये कहाँ की गई भाई, तो ये की गई आपकी चंडीगढ़ में, ठीक है। 47वीं बैठक कहाँ हुई आपकी, चंडीगढ़ में। अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता ही है, वित्त मंत्री, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन है, तो भाई निर्मला सीतारमण, ठीक है ना, निर्मला सीतारमण, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, अब प्रश्न बनता है कि भाई जीएसटी की टैक्स स्लैब कितनी है, तो इसकी 5 टैक्स स्लैब हैं, ठीक है। 5 टैक्स स्लैब कौन सी, 0%, 0% और आगे आपकी 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 टैक्स स्लैब हैं भाई। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद कह सकते हो आप 279 आर्टिकल, ठीक है। अन्य जानकारी,
तो अन्य जानकारी में क्या कहोगे भाई? तो ध्यान रखना, वन नेशन और वन टैक्स, ठीक है, वन टैक्स, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना। और भारत में कब से लागू हुआ? ठीक है, तो भारत में कब से लागू हुआ भाई? 1 जुलाई, ठीक है। लागू कब से हुआ? तो आप कह दोगे लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना जीएसटी, ठीक है। सभी करों को बंद करके सभी कर उसमें डाल के एक ही कर बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, वर्ष 2022 में महिला फिक्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखना करेक्ट आंसर होगा भाई रूथ ओजेकी को। किस पुस्तक के लिए? तो ध्यान रखना पुस्तक लिख दो, द बुक ऑफ फॉर्म एम्पिटी नेंस के लिए दिया गया। किस देश की निवासी है? कनाडा की है भाई, ठीक है। महिला फिक्शन पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था? तो ध्यान रखना फिक्शन के लिए ऑरेंज पुरस्कार के लिए क्या? ऑरेंज पुरस्कार, ठीक है, ऑरेंज पुरस्कार, ठीक है, ये इसका पूर्व नाम था, ठीक है। महिला फिक्शन पुरस्कार की धनराशि, तो महिला फिक्शन पुरस्कार की धनराशि है 30,000 पौंड, ठीक है भाई, 30,000 पौंड। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसका? तो ध्यान रखना कोई भी राष्ट्रीयता महिला, ठीक है, कोई भी राष्ट्रीयता महिला जिसने अंग्रेजी में लिखा हो, ठीक है। और ध्यान रखना प्रकाशन कहाँ से हुआ हो? तो प्रकाशन यूके से हुआ हो, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। तो यूके से हुआ हो, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई ये कनाडा की है, ठीक है, और एक ये लेखक भी हैं और ये अभिनेत्री भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, चलो देखते हैं इनको भाई। ये हैं आपकी यूथ ओजोकी, ठीक है, ठीक है भाई, रूथ ओजोकी को की भाई ये पिक्चर है आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो भाई 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को प्रदान किया गया। किस कृति के लिए? तो आप कहोगे महाबली के लिए, ठीक है भाई। तो असगर वजाहत को प्रदान किया गया। क्षेत्र है भाई, प्रश्न हल करते हैं साहित्यक में, ठीक है। किस भाषा के लिए? तो ध्यान रखना भाई हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। किस कृति को? अभी हमने बताया महाबली के लिए, ठीक है। प्रदान कौन करता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन इसको प्रदान करती है, ठीक है। अब किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी? तो शुरुआत है 1991 से, ठीक है भाई। राशि कितनी है इसकी? तो इसकी धनराशि है 4 लाख रुपए, ठीक है। अन्य बिंदु, अब अन्य बिंदु में महत्वपूर्ण क्या है? तो ध्यान रखना भाई ज्ञानपीठ, ठीक है। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान, दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना व्यास कौन देता है?
के बिरला फाउंडेशन और ज्ञानपीठ आपको हम अपनी सीरीज में भी ये पहले प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। तो अब देखो भाई, असगर वजाहत महाबली के लिए मिला। अब शरद पगारे, इनको कौन सा मिला? तो ध्यान रखना, इनको 30वां मिला, ठीक है। 31वां किसको मिला? असगर वजाहत को। और शरद पगारे को किसकी कृति के लिए मिला? तो पाटलिपुत्र के लिए, ठीक है ना, पाटलिपुत्र के लिए, ठीक है। नासिरा को 29वां मिला, किसके लिए? कागज की नाव के लिए, कागज की नाव के लिए, ठीक है भाई। रामविलास शर्मा को, तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम 1991 में जब इसकी शुरुआत हुई तो सर्वप्रथम मिला ये रामविलास शर्मा को। और किस कृति के लिए? तो कृति थी इनकी भारत का प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए, और हिंदी के लिए, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। और यहाँ पर आपकी ये महत्वपूर्ण सीरीज यहीं समाप्त होती है, और जल्दी हम आपके लिए एक नई सीरीज, नई करंट अफेयर लेके आएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को, हमारे नहीं आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनको कमेंट में उनका जवाब दीजिए। जय हिंद।